तो CMA इंटर पेपर 8 तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग है। ये तुम्हारा मेन पेपर होता है, मतलब क्योंकि तुम्हारा मेन जो ब्रांच है दैट इज ऑल कॉस्ट, तो तुम्हारा जो सबसे हेवी पेपर होता है वो कॉस्ट का ही होता है। अब इसमें तुम्हारा ये डिवीजन कैसे है, ये टोटली नया है, इसके बारे में तुमने पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारा बैकग्राउंड कहीं मैटर ही नहीं करता कि तुम्हारा अकाउंटेंसी कैसा था। ये एकदम नया चैप्टर है और टॉपिक भी नया है, और इसमें तुम्हें बहुत सारे वो डेबिट क्रेडिट उन सब में नहीं फंसना है। ये टोटली इसका कोई ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, कॉस्ट के अपने स्टैंडर्ड्स हैं लेकिन वो उतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते, तो तुम्हारा इसमें पर्सनल प्रेजेंटेशन ज्यादा मैटर करेगी हमेशा, ठीक है। तो इसमें डिवाइडेड कैसे है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये 5% पे है, इसका टोटल पेपर में 5% वेटेज है क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, थ्योरी है और कुछ नहीं है। फिर तुम्हारा आता है कॉस्ट असर्टेनमेंट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तुम्हारे जो होते हैं वो एक होता है मटेरियल, तो तुम्हें मटेरियल अकाउंटिंग अलग से करनी है। एक होता है लेबर, तो तुम्हें लेबर अकाउंटिंग करनी है, और एक होता है ओवरहेड्स। ये 3 एलिमेंट्स हैं और ये 3 एलिमेंट्स हमके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा 15% है क्योंकि ये एलिमेंट्स अगर तुम्हें ठीक से क्लियर नहीं है तो तुम्हें आगे के चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगी। बेसिकली तुम्हारी कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस ये 3 है, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग का। फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये 10% है लेकिन इसको हम हमेशा लास्ट के लिए रखते हैं, इसको हम बिल्कुल भी स्टार्टिंग में नहीं करते हैं क्योंकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। 10% भी इतने आसान है कि जब तुम पूरा कॉस्ट कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, तो इसलिए इस पे हम कहीं फोकस नहीं करते। फिर कॉस्ट बुक कीपिंग 10% है। कॉस्ट बुक कीपिंग क्या है, यहाँ पे तुम्हारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम काम आता है। कॉस्ट बुक कीपिंग में हम ये देखते हैं कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का एक प्रॉफिट मेजर करने का तरीका है। एक तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू प्रॉफिट मेजर करते हैं, एक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। कायदे से दोनों का प्रॉफिट सेम आना चाहिए। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2 अलग अलग टाइप ऑफ अकाउंटिंग चल रही है तो दोनों से प्रॉफिट सेम आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आता। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग जो बुक कीपिंग है, यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे जो इसकी एंट्रीज करते हैं, एक हम कर सीखते हैं कि अगर कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों मिला के इंटीग्रल सिस्टम करें। एक हम सीखेंगे जहां कॉस्ट एंड फाइनेंशियल दोनों अपने अपने बनाए और फिर बाद में हम उनको रिकंसाइल करें। हम ये समझें कि ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जो कॉस्ट में है और फाइनेंस में नहीं है, या फाइनेंस में है और कॉस्ट में नहीं है, या कोई ऐसी आइटम जो हमने कॉस्ट में कुछ और मेजर किया हो और यहाँ पे कुछ और मेजर किया हो, तो हम रिकंसाइल करते हैं कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। और ये हमारा जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है ये हमारा सबसे ज्यादा है 30%, और कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स 3%। ये 30% है, ये मेजर है, यानी कि जो भी तुम्हारे डिफिकल्ट एरिया या जहां पे भी तुम्हें उनको ट्रिकी क्वेश्चंस देने हैं वो सारा इसमें से आता है। बेस्ट पार्ट ये है, तुम्हारे कोर्स का ही बेस्ट पार्ट है कि अगर तुमने अपने बुक के सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर सारा कर लिया सब, तो बहुत कम चांसेस हैं कि तुम अपना खुद का पेपर क्रैक ना कर पाओ। बहुत रेयर चांस है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस चेंज भी करते हैं, वैल्यूज चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, बेस उसी को रख के चलते हैं। ये तुम्हारे कोर्स का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि तुम्हारे कोर्स में वो अपने मटेरियल से बाहर बहुत कम देते हैं, ठीक है। चैलेंज क्या है फिर, ये तो आसान हलवा दे दिया उन्होंने। चैलेंज क्या है, स्पीड। सारा चैलेंज स्पीड है कि क्या तुम 3 घंटे में पेपर कर पाओगे, वो एक चैलेंज होता है, उसी के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहली बात तो कैलकुलेटर यूज करने की भी प्रैक्टिस करनी है। फोन का कैलकुलेटर नहीं यूज करना, छोटा वाला कैलकुलेटर नहीं यूज करना, बड़ा ही करना है। ये कैलकुलेटर तुम्हें यूज करने की हैबिट डालनी है, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम इसी तरह का कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं यूज कर सकते हो, बेसिक कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि हमें कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, उसमें भी तो हाथ सेट होना जरूरी है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब फर्स्ट और सेकंड ये वाला पोर्शन करेंगे, फिर हम ये दोनों पोर्शन करेंगे,
तो हम पहले ये 5%, 15%, फिर ये 30 और ये 30 कवर करेंगे, उसके बाद इस बचे हुए 20 पर आएंगे, क्योंकि ये 20 हमारे लिए प्रैक्टिस नहीं मांगता, जबकि ये सब हमारे को प्रैक्टिस मांगते हैं। तो प्रैक्टिस वाली चीजें हम पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। तो सबसे पहले हमें समझना है कॉस्ट अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है वो क्या कहती है कि अकाउंटिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मतलब जो मेजरेबल हो, जो मेजरेबल हो, मॉनेटरी हो। अगर नॉन मॉनेटरी है तो हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। टू परमिट जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय यूजर्स, यानी कि हम उसे कम्युनिकेट करें जिससे कि यूजर्स अपनी डिसीजन मेकिंग ले सकें, वो अपने डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो वो हमारे लिए अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग सबको करनी पड़ती है, चाहे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, या एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सबको करनी होती है अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी सब करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कुछ होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं कि कुछ है कॉस्ट की इंफॉर्मेशन, कुछ है फाइनेंशियल अदर। हम यहाँ पे कॉस्ट पे ही फोकस डाल रहे हैं सारा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कॉस्ट क्या है। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट अकाउंटिंग which is a branch of accounting deals with whole gamut of preparation and presentation of cost information। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है, उसको बनाने में जो मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रही है, ओवरहेड्स लग रहे हैं, फिर मटेरियल भी तुम्हारे पास डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, इनडायरेक्ट जो कि डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहा, जैसे कि ऑफिस स्टेशनरी है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऐसे ही लेबर भी आपके पास डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ये सब हमारे लिए एलिमेंट्स हैं और इन सब को ही मेजर करना, जिस ब्रांच के थ्रू हम करते हैं उनको प्रेजेंट करना, दिस इज ऑल कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुई कि टोटल प्रेजेंटेशन, जितनी भी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये है हमारे पास यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, वर्क और सर्विस, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के, वो सब वेरियस एलिमेंट्स, ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं, इनको अलग अलग डिवाइड करके देना, ठीक है ना। कितनी एक्टिविटीज हैं, कितना वेस्ट है, उस वेस्ट को अगर हम सेल करेंगे तो वो कितने में सेल होगी, वो हमारी कॉस्ट को कम करेगी। स्क्रैप जो सेल होगी वो कॉस्ट को कम करेगी। वो भी कॉस्ट एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग करना, जो हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, ये सब कॉस्ट है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये एक तरह की, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं दे वांट टू नो, एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमारी क्वालिटी कैसी है, मतलब आप 2 रुपए का हिसाब तो दे रहे हो लेकिन वो 200 रुपए का हिसाब नहीं दे रहे हो, तो क्वालिटी पुअर है ना। या आप 200 रुपए का भी दे रहे हो, 2 रुपए का भी दे रहे हो, 1 रुपए का भी दे रहे हो, 50 पैसे का भी, मतलब आपका अगर 240 रुपए 60 पैसा आया है तो आप उसका भी हिसाब दे रहे हो। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कितना इंपॉर्टेंट है वो, मटीरियलिस्टिक कितना है। तो वो हमारी क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि अगर हमने क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं की तो भी हमारे लिए वो वेस्ट हो जाता है। तो जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, कौन होते हैं यूजर्स? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। कौन है हमारे लिए यूजर्स? इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स हमारी मैनेजमेंट हो गई, और एक्सटर्नल यूजर्स में एम्प्लॉयज आ गए, कस्टमर्स आ गए, गवर्नमेंट हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब। तो हमारे यूजर्स कौन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के? ये सब हैं, सारे इंटरनल मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स, ये इंटरनल और एक्सटर्नल। अब तुम्हारे इन्होंने एम्प्लॉयज और क्रेडिटर्स को भी इंटरनल कह दिया, लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करती है। तो कई जगह तुम्हें ऐसा लगेगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्ट्राडिक्शन चल रही है। बहुत जगह हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा कि सिर्फ ये 2 हमारे
इंटरनल यूजर्स होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हमारे एम्प्लॉइज और हमारे क्रेडिटर्स भी हमारे इंटरनल यूजर्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ तो अपनी भी डिग्निटी मेंटेन करनी है ना, कुछ तो हमारी भी अप्रोच चलेगी। वो ये कहते हैं कि एम्प्लॉइज को जो कुछ भी हम पे कर रहे हैं वो भी तो कॉस्ट है ना, लेबर कॉस्ट है, तो उनको भी तो समझना जरूरी है कि हम कितनी कॉस्ट पे पड़ रहे हैं। सीटीसी आता है ना पैकेज में, सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी। तो जब आप कहीं जॉब के लिए जाओगे तो आपका सीटीसी लिखा हुआ आएगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, वो नहीं लिखा होता। उसके अलावा कंपनी आपके ऊपर और क्या क्या खर्चा कर रही है। कॉस्ट टू कंपनी, आपके ऑफर लेटर पे सीटीसी लिखा होता है कि कंपनी को आप कितने कॉस्टली पड़ रहे हो। तो वो कहते हैं वो इंटरनल यूजर्स ही है ना, उनको ये जानना जरूरी है कि वो कंपनी को कितना कॉस्ट पड़ रही है ताकि वो उतना आउटपुट दे सके। तो कंपनी उन्हें बताती है कि भाई तुम हमें इतने कॉस्ट के पड़ रहे हो, सिर्फ तुम्हारी सैलरी अकाउंट में जो जा रही है वो सफिशिएंट नहीं है, कंपनी तुम पे इतना इतना और भी इन्वेस्ट कर रही है। इसलिए क्रेडिटर्स जो हैं, क्रेडिटर्स इंटरनल क्यों है? क्योंकि क्रेडिटर्स को ये जानना जरूरी है कि हम कितना, मटेरियल है ना, मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूरा अकाउंटिंग हम करेंगे मटेरियल की, उनको भी तो ये समझना जरूरी है कि अच्छा मटेरियल की अकाउंटिंग है, मटेरियल तो क्रेडिटर से ही ले रहे हैं ना हम। तो इसलिए थोड़ी अप्रोचेस डिफरेंट हो जाती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट है, बैंक्स हैं जिनसे हम क्रेडिट ले रहे हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है वो सिर्फ गुड्स वाले हैं, बाकी क्रेडिटर्स की बात नहीं हो रही है, लेंडर्स की बात नहीं हो रही है। लेंडर्स यहाँ आएंगे, जो फाइनेंशियल लेंडर्स हैं वो सब पोटेंशियल है। तो ये हमारे यूजर्स हैं। फिर क्वालिटी, हमारी क्वालिटी कैसी है? जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ लॉकडाउन ब्रॉट अबाउट बाय कोविड, एक वेजिटेबल वेंडर था जिसने अपना न्यू नॉर्मल थोड़े से दिनों में फिक्स कर लिया और उसने होम डिलीवरी शुरू कर दी। ठीक है, तो यानी कि जबकि दूसरा कोई था वो उसने सोचा कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब मैं सेल करनी शुरू करूंगा। तो कौन बेटर है इन दोनों में? पहले वाला ना, क्योंकि उसने सिचुएशन का फायदा उठाया। तो डिसीजन मेड बाय टू वेजिटेबल वेंडर्स इज बीइंग मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दे प्रोसेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द डिसीजन। पहले वाले के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट होम डिलीवरी, दूसरे वाले के पास नहीं थी इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने अपना डिसीजन अपने सिचुएशन के बेसिस पे लिया। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है हमें किस समय मिल रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। ठीक है, ये सारी कहानी है, इस कहानी का कोई मतलब नहीं है, इवोल्यूशन का तुम्हें कोई मतलब नहीं है, इन सबको तुम आराम से छोड़ सकते हो। फिर तुम्हारे पास ये आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग। ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी एक डिसिप्लिन है। जैसे हमारा अकाउंटेंसी, जब 11th में हमने अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू किया तो अकाउंटेंसी इज अ डिसिप्लिन, ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। ठीक है, ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब इस डिसिप्लिन के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग है। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये तुम्हारा पूरा जो बड़ा सर्कल है ये कॉस्ट अकाउंटेंसी है, ये बड़ा सर्कल कॉस्ट अकाउंटेंसी है। ठीक है ना, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या कर रहा है? एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर रहा है। ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटेंसी में आते हैं। स्पेसिफिक पर्पस, जिसके लिए हम कॉस्ट कंट्रोल, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक हैं, लेकिन हाउ टू अप्लाई ऑल दो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स, दिस इज एन आर्ट। ठीक है, और केटर्स द नीड ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, ये सब कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कर रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग को सईमा ने डिफाइन किया है। उन्होंने क्या डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग डिफाइंस एज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन, हमें कॉस्ट इंफॉर्मेशन को गैदर करना है सारा, फिर उसके कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स पे डिसाइड करना है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे हम कॉस्ट चार्ज करेंगे, मेजर एरियाज कौन से हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। बजट्स को बनाना, स्टैंडर्ड्स फिक्स करना,
एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना, फिर उसे कंपेयर करना, ये सब एनालिसिस करना, यानी कि अभी हम आगे जो 30% वाले टॉपिक्स थे वो पढ़ने वाले हैं, वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो हम लोगों का पेपर मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटेंसी तो सिर्फ एक डिसिप्लिन है। और कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग एक स्पेसिफिक टर्म है। कॉस्टिंग एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है। जैसे कि हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, हम ये कॉस्टिंग निकाल रहे हैं कि अभी अगर हमारा एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो हम एक सवारी से कितना पैसा लें, उसकी कॉस्टिंग निकाल रहे हैं। अगर मान लो मुझे कोई एक खाने का बिजनेस ओपन करना है, तो मैंने देखा कि मैं एक मोमोज की प्लेट कितने की लगाऊं, वो कॉस्टिंग है। अगर किसी को मिठाइयों का ऑर्डर मिला है तो हमें ये बता रहा है कि अच्छा ठीक है, 1 किलो मिठाई की कितनी कॉस्टिंग है, एक मशीन को चलाने की 1 घंटा कितनी कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। तो जो टर्म कॉस्टिंग है ये एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये कॉस्ट अकाउंटिंग और इसके बीच में कॉस्टिंग आ जाती है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो। ठीक है, अब ये हमें समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, ये सब को तुम्हें सिर्फ एक रीडिंग लगानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, ये जितने भी टाइप ऑफ कॉस्टिंग है, जैसे कि ये आया हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, ये अलग अलग हैं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग वही हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो होता है कि एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वाला ले रहा है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें देख रहे हैं कि हमारे जितने भी ओवरहेड्स लग रहे हैं उन ओवरहेड्स को हम कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं का मतलब क्या हुआ कि हम उनको कितना रिकवर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो थ्योरीज हैं, एक टाइप ऑफ कॉस्टिंग है, ये सब हम एक एक चैप्टर में अलग अलग पढ़ेंगे, तो तुम्हें ये सब ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, यानी कि हम एक यूनिफॉर्म प्राइस रख रहे हैं अपने प्रोडक्ट का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कि हमने कितना स्टैंडर्ड बनाया, कितना एक्चुअल है, फिर उनके वेरिएंस निकालेंगे कि कितना वेरिएशन आया और वो वेरिएशन नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। ठीक है, तो ये सब, इसके आगे का तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब बिना बात की थ्योरी दी हुई है। ये टेबल फिर इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ी आगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डिफरेंस है। ठीक है, इसको मार्क कर लो, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो डिफरेंस है ये बिल्कुल एंड में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये लगेगा ओहो इतना कुछ है, जबकि ये है कुछ नहीं। जब तुम न्यूमेरिकल्स कर लोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम करके आए हो, कॉस्ट जब तुम खत्म कर लोगे, तो ये डिफरेंस तुम्हें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तुम्हें इसको इतना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। ये हमें करनी है जरूरी, क्योंकि इसमें से शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या है? तुम्हें क्या लग रहा है कॉस्ट का मतलब क्या है? तो मतलब अगर मान लो मैंने एक एसी खरीदा, खर्चा हुआ, या अगर मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, मान लो मैंने एक कोई भी प्रोडक्ट बनाया, तो मेरा उसमें कितने का मटेरियल लगा, कितने का लेबर लगा, ठीक है, ये सब लगा के, यानी कि मॉनेटरी कॉस्ट हम ये बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है द एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नॉशनल। अब नॉशनल क्या हुआ? जो हमने मॉनेटरी में पे नहीं किया, लेकिन फिर भी वो हमारा खर्चा लग रहा है, इनडायरेक्ट टाइप। ठीक है, इंकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन प्रोडक्ट। मतलब मान लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, वो हमने एक साथ कर दिया कई दिनों का, तो वो भी तो उसकी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कंप्यूटर का काम के लिए हमने किसी को अपॉइंट नहीं किया, हम खुद कर रहे हैं, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है ना, तो दैट इज नोशनल, वो भी हमें ऐड करनी चाहिए ना। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को, यानी कि कोई भी रिसोर्स सैक्रिफाइस्ड और मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, यानी कि कोई भी रिसोर्स को एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ अवेलिंग सर्विसेज या रिसोर्सेस, कोई भी रिसोर्स को अवेल करने के लिए। ठीक है, तो सीमा ने क्या बोला कि कॉस्ट ईदर एज ए नाउन और एज ए वर्ब
किसी भी फॉर्म में जा सकती है। अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पेड, ये भी कॉस्ट है। या टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी, ये भी कॉस्ट है। दोनों कॉस्ट हो सकती हैं। तो कॉस्ट बेसिकली एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम ये कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक होती है हिस्टोरिक कॉस्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जो हमने पास्ट में एक्सपेंडिचर किया वो हमारी हिस्टोरिक कॉस्ट है। जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो हमारी प्रेजेंट कॉस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू हो गई। फिर एक होती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होती है, आउट ऑफ पॉकेट मतलब जो अपनी पॉकेट से हम पे कर रहे हैं। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बेसिकली ये मनी कॉस्ट है। दिस इज अ टाइप ऑफ हिस्टोरिक कॉस्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट का ही एक टाइप है ये, और हम ये कहते हैं कि दिस इज मनी कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में उसे भी एग्जाम करते हैं कि अगर मान लो मुझे एक जॉब मिल रही है, वो जॉब पे मुझे 20,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी जॉब मिल रही है वहाँ मुझे 25 मिल रहे हैं, तो फॉर गेटिंग दैट 25,000 रुपीज जॉब आई हैव टू फॉरगो 20,000 रुपीज जॉब। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेकेंड जॉब इज 20,000 रुपीज, तो उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट उसको भी लेती है। इम्प्यूटेड कॉस्ट जो मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ सेल फोन रिसोर्सेज। रिलेवेंट कॉस्ट जो एक किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम रिलेवेंट होती है, वो जनरल कॉस्ट नहीं है, वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए है। मान लो हमने अपना कोई पार्टी प्लान किया, तो नॉर्मली हम यहाँ पर ही इसी एरिया में हमने पार्टी प्लान करी, तो ये जो कॉस्ट लग रही है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, लाइट चल रही है, ये तो हमारी जनरल कॉस्ट है। उस पार्टी के लिए हमने अलग से डेकोर को बुलाया, उसकी कॉस्ट लगी, हमने अलग से खाने का अरेंजमेंट किया, वो हमारी सारी रिलेवेंट कॉस्ट है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। गवर्नमेंट देती है बजट, वो भी तो होता है। गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो बजट दे रही है वो रिलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल, कुछ कॉस्ट है जो कि अवॉइडेबल है, मतलब हम कर सकते हैं। हमें अगर ऐसा लगता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो कवर है वो बिल्कुल ऐसा सिंपल सा भी बना सकते हैं, जरूरत नहीं है बहुत फैंसी बनाने की, वो अवॉइडेबल है। कवरिंग नहीं चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी कवरिंग नहीं चाहिए, तो वो अवॉइडेबल है। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं कवरिंग तो चाहिए ही ना, वो अनअवॉइडेबल है। अभी हम पार्टी की बात कर रहे थे, पार्टी में खाना तो चाहिए ही ना, दैट इज अनअवॉइडेबल। हाँ, हम ये सोच सकते हैं कि हम 4 आइटम रखें बजाय कि 10 आइटम रखने के, तो जो 6 आइटम की कॉस्ट है दैट इज अनअवॉइडेबल, सॉरी अवॉइडेबल। तो अवॉइडेबल, कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल। कुछ कॉस्ट है जो कि कंट्रोलेबल है, जैसे कि आप अगर अपने एम्प्लॉयज को अच्छी फैसिलिटी देते हो तो वो जल्दी से छोड़ के नहीं जाएंगे, दैट इज कंट्रोलेबल, कि आप उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट दो। लेकिन अगर नॉन कंट्रोल, मान लो कोई किसी को दूसरी जॉब ही मिल गई, किसी की रिटायरमेंट की एज आ गई, इन केस ऑफ डेथ, तो वो जो एम्प्लॉय जा रहे हैं वो क्या है, नॉन कंट्रोलेबल। तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम मटेरियल के बारे में बात करें तो कुछ है कंट्रोलेबल, मतलब मटेरियल वेस्ट ना करना, अभी पानी का नल खुला छोड़ दिया, दैट इज कंट्रोलेबल, बट इतना तो बेसिक वाटर चाहिए ही उस प्रोसेस के लिए, दैट इज अनकंट्रोलेबल। तो ऐसी कॉस्ट जो कि नॉन कंट्रोलेबल है, मतलब वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉस्ट ऑब्जेक्ट की बात की थी कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है किसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, हम किसी प्रोडक्ट के लिए कि ये मार्कर, एक मार्कर कितने की पड़ रहा है हमें, तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। हम इस क्लास के लिए, ये हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी सर्विस, या जैसे होटल में गए तो उस होटल के एक रूम का, वो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। हॉस्पिटल में एक बेड हमारे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, तो जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और यूनिट, यूनिट क्या है, कॉस्ट यूनिट। यूनिट का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, अब यूनिट, यूनिट मतलब जैसे कि एक डॉक्टर के लिए पर पेशेंट एक यूनिट है, किलोमीटर पर यूनिट मतलब पर किलोमीटर कितना है, पर आवर कितना है, तो
तो ये सारा यूनिट हो गया, ठीक है। कई बार हम दो यूनिट्स को कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि हमने कहा पर आर पर डे, आर पर डे, तो ये कंपोजिट हो गया। किलोमीटर और पैसेंजर, पर पैसेंजर किलोमीटर, पर टन किलोमीटर, कि इतने किलोमीटर और इतने टन के ये चार्जेस होंगे, तो ये हमारे लिए कंपोजिट हो गया जब हम दो यूनिट्स को, कॉस्ट यूनिट्स को कंबाइन करके बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर कॉस्ट सेंटर, छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये जनरली कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट में जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि दोनों सिमिलर लगता है। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारे कॉस्ट कलेक्ट करने के अलग अलग पार्ट्स हैं। मतलब जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट का कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये हमने समझ लिया। कॉस्ट सेंटर क्या है कि हम किस सेंटर पे, जैसे कि हमने कहा ये इन्वेस्टमेंट सेंटर है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कॉस्ट निकालेंगे। ये रेवेन्यू सेंटर है, यहाँ पे हम रेवेन्यू की निकालेंगे। ये प्रोडक्शन सेंटर है, यहाँ पे प्रोडक्शन की कॉस्ट आएगी। ये सर्विस सेंटर है, यहाँ पे सर्विस की कॉस्ट आएगी, ठीक है। एक कैंटीन है, वो कैंटीन की कॉस्ट आएगी। हम ये कहें कि ये हमारा ऑफिस एरिया है, ऑफिस एरिया की कॉस्ट ये आएगी। तो कॉस्ट सेंटर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कॉस्ट सेंटर से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डिसाइड होता है कि कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तुम प्रॉफिट की ले रहे हो, तुम रेवेन्यू की ले रहे हो, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ले रहे हैं, तो अलग अलग देखो। कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये सब सिमिलर ही हैं, सब भाई बहन ही हैं, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट, जो हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, तो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक जाने में जो कन्वर्जन लग रही है वो कन्वर्जन कॉस्ट हो गई, ठीक है। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स हमेशा इनडायरेक्ट होता है। जैसे मैंने बताया कि मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है ऐसा, लेकिन ओवरहेड्स हमेशा इनडायरेक्ट है। ओवरहेड्स ओवर एंड अबव द कॉस्ट, जो हमारी मेन प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके ऊपर, जैसे ऑफिस ओवरहेड्स हो गए, सेलिंग ओवरहेड्स हो गए, जो ओवर एंड अबव, ठीक है, वो हमारे ओवरहेड्स हैं। ये देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये सारे हो गए, ठीक है। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, ये हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स के साथ करेंगे तो तुम्हें इजी रहेगा, ठीक है।